नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत राइस एकेडमी में। आज का डेट है 22 अगस्त 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज होने वाला है। और ये पूरा जो करंट अफेयर डिस्कस करेंगे ना, इस पूरे का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर लग सकते हैं, राइट। सबसे पहले जो है वो असम ट्रिब्यून से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। अरुणोदय स्कीम के बारे में बेसिकली बोला गया है यहाँ पर। नाउ ये स्कीम क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले याद रखिएगा दैट अभी जो है ना अरुणोदय मंथ लॉन्च किया गया है, राइट। दैट इज 2022 में अगस्त को अरुणोदय मंथ लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। बट ये हर साल सिमिलर मंथ में नहीं लॉन्च किया जाता है। जैसे 2021 को यह जुलाई के मंथ में अरुणोदय मंथ लॉन्च किया गया था, समझ रहे बात। अभी अगस्त को नाउ इस मंथ के तहत बेसिकली एक स्कीम चलता है, दैट इज अरुणोदय स्कीम। इसके तहत मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। असम स्टेट के जो 24 लाख पुअर हाउस होल्ड है ना, उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और देखो पहले क्या था ना, पहले 830 रुपए पर महीने दिया जाते थे वुमेन्स को, है ना। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है टू द वुमेन, बट उस चीज को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया था, ठीक है। बट अभी क्यों न्यूज में था, क्योंकि इस मंथ से अभी से क्या किया जा रहा है, अक्टूबर से बेसिकली 1250 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जो 1000 रुपए दिया जाते थे उसको बढ़ाकर 1250 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा, समझ रहे हो बात। तो ये न्यूज में था। नेक्स्ट अगेन असम ट्रिब्यून का ये न्यूज है जहां पर वेंचो कम्युनिटी के बारे में बोला गया है। वेंचो कम्युनिटी, नाउ ये वो कम्युनिटी है जो अरुणाचल प्रदेश में रहती है, राइट। नाउ अरुणाचल प्रदेश में जब भी मैं ये बोल रहा हूं रहती है, तो ये सवाल होता है दैट कहां से पता चला भाई अरुणाचल प्रदेश में रहती है। देखो क्या है था ना, ये अरुणाचल प्रदेश से जो रिलेटेड, देखो अरुणाचल प्रदेश कुछ ऐसा है अगर देखोगे तो, राइट। तो ये वाला रीजन जो है ना, ये वाला रीजन में है ना, जहां पे पटकाई हिल्स है, ध्यान से देख रहे हो पटकाई हिल्स, ठीक है। उसके आजू बाजू वाले रीजन में हमें वेंचो ट्राइब्स देखने को मिलती है अराउंड। इनका न्यूज में इसलिए था क्योंकि बोला जा रहा है दैट ये लोग अपने जो एज ओल्ड फोक टेल है ना, उसको डिजिटाइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करने वाले हैं। नाउ इनकी ट्रेडिशंस काफी ज्यादा रिच है। ओरल स्टोरीज से ले लीजिए, मेमोरी सॉन्ग्स, क्या क्या नहीं ये लोग गाते हैं, ठीक है। सो जो भी एंसेस्टर्स ने इन्हें पास ऑन करते गए हैं, ये वही चीज बेसिकली फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं। बट देखो क्या होता है ना, दैट अगर ओरल ट्रेडिशन है तो क्या आप 100% श्योर बोल सकते हो दैट इस ओरल ट्रेडिशन को आप आने वाले समय में भी रिवाइव कर सकते हो? थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ये जो एज ओल्ड फोक टेल है, इसको डिजिटाइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है, राइट। नाउ बोला जा रहा है इट हैज बीन accumulated over generations in record of life as it has been lived for centuries in this little known area of पटकाई। मतलब यही वाले पटकाई रीजन्स में ही जो है ना, ये जितने भी सारे मैं ओरल स्टोरीज की बात कर रहा हूं, जितने भी मेमोरीज सॉन्ग्स की बात कर रहा हूं, ये इसी रीजन में रहते रहते लोगों ने एक्यूमुलेट किया है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको प्रॉपरली एनालाइज करने बैठे ना, तो बहुत सारी चीजें इस रीजन की इकोलॉजी के बारे में भी हमें पता चलता है। यही नहीं, ये चीज इनकी कम्युनिटी के बारे में भी बहुत कुछ बोल जाता जा रहा है। इनफैक्ट वेंचो कम्युनिटी के ट्राइब के लोग अराउंड 57,000 मेंबर्स हैं जो क्या रह रहे हैं इन टोटल, जिसमें ज्यादातर जो मेंबर्स हैं इनके कम्युनिटी के वो म्यांमार के मतलब ऑफ कोर्स इस रीजन में, दैट इज म्यांमार से जो बॉर्डर किया हुआ डिस्ट्रिक्ट है, इसी रीजन्स में बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं वेंचो कम्युनिटी के लोग, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा AK-203 राइफल्स के बारे में। AK-47 राइफल्स के बारे में सुना है आपने? ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स है ना, ये AK-47 का एडवांस्ड वर्जन है, लेटेस्ट और एडवांस्ड वर्जन है। और कहा जा रहा है दैट अभी जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो यूज करती है ना, INSAS, दैट इज इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इससे हम लोग डू अवे कर लेंगे और वी विल बी यूजिंग AK-203 राइफल्स। नाउ प्रॉब्लम है दैट इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, देखो क्या है ना, हाई ऑल्टीट्यूड में इसकी सूटेबिलिटी प्रॉपर नहीं है ना।
बहुत सारे डिफरेंट अदर इश्यूज भी है, जैसे बीच बीच में गन जाम हो जाता है, ऑयल लीकेज होने लग जाता है इसमें, ठीक है। तो ये सब इश्यूज को देखते हुए बेसिकली यहां पर बोला जा रहा है दैट हाँ, इससे वी विल डू अवे विद एंड वी विल स्टार्ट यूजिंग दिस AK-203 राइफल्स। बैकग्राउंड अगर देखो, अब क्या है ना, बैकग्राउंड देने से पहले तो ये देख लेते हैं AK-203 राइफल ये बना कौन रहा है भाई? क्या हम लोग खुद बना रहे हैं? नहीं, देखो ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है ना, जो क्या अमेठी में बनाया जाएगा बाय दिस ईयर एंड, ऐसा बोला जा रहा है ना। सवाल हो रहा है रशिया के साथ हम ये कैसे बना रहे हैं भाई? क्या हमने कुछ एग्रीमेंट साइन किया है? जी हाँ, हमने एक साइन एग्रीमेंट किया है, 2019 के फरवरी को ही साइन किया था। इसके है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, है ना, जिसके तहत बोला गया था दैट यस वी विल प्रोड्यूस AK-203 असॉल्ट राइफल्स, और एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म पहला जो 70,000 AK-203 राइफल्स है ना, वो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा, और धीरे धीरे वो इंक्रीज किया जाएगा रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ लोकलाइजेशन, दैट इज अभी 5% से 70% होगा, और बाद में जो बाद के लास्ट के 6 लाख बेसिकली जो आने वाले समय में प्रोड्यूस किए जाएंगे, वो तो खैर 100% इंडिया में ही लोकलाइज्ड बनाया जाएगा। नेक्स्ट, तिलापिया फिश के बारे में बोला जा रहा है। ये कुछ ऐसी फिश है, देख रहे हो आप नाउ। क्यों न्यूज में है? क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो फंड कर रही है पहला एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट, जहां पर स्टेट ऑफ आर्ट इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे तिलापिया फिश को प्रोड्यूस किया जाएगा। इनफैक्ट इसके ऊपर पता है क्यों इतना फोकस दिया जा रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ना, प्रोडक्टिव है, मोस्ट प्रोडक्टिव एंड इंटरनेशनली ट्रेडेड फूड फिश है हमारे दुनिया में, राइट। नेटिव अगर देख लीजिएगा अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का है, एंड कहा जाता है दैट ये ऐसी फिश कम्युनिटी है जो क्या डिफरेंट कंडीशंस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को ढाल सकती है। इट हैज आल्सो टर्न्ड इन्वेजिव इनटू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अगर बारे में बात करें तो ये एम करता है टू अडॉप्ट क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोचेस एंड क्रिएट करता है फिशरीज क्लस्टर थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। इनफैक्ट फर्दर एम है इसका टू डबल द एक्सपोर्ट अर्निंग टू 1 लाख करोड़ फ्रॉम द फिशरी सेक्टर बाय द ईयर 2024-2025। मतलब ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक एम है। तो ये तो आप खैर देखो नॉर्मल में भी समझोगे ना, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच नहीं समझते हो, राइट। ऑफ कोर्स अगर आप साइलोज में आप उगा रहे हो, ये फिशरीज कर रहे हैं, ये फिशरीज कर रहे हैं, अब क्यों अगर क्लस्टर हो जाए तो अगेन प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। वैसे ही आप ब्लू रिवॉल्यूशन का भी तो नाम सुने होंगे। ब्लू रिवॉल्यूशन का एम ही यही है दैट एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज से जो डेवलपमेंटल पोटेंशियल है, जो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और जिसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है, क्यों ना हम लोग वो चीज एक्सट्रैक्ट कर पाए आने वाले समय पे। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सीरीज 2 के बारे में अभी न्यूज था। क्योंकि बोला जा रहा है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है ना, इसको सब्सक्रिप्शन के लिए खोला जाएगा फ्रॉम अगस्त 22 टू अगस्त 26। तो इकोनॉमी एस्पेक्ट से आप इस टॉपिक को बिल्कुल जोड़ सकते हैं। एक्चुअली देखो क्या है ना, पीआईबी में ये न्यूज था। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, इसमें एक आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आप जो नॉर्मल फिजिकल गोल्ड खरीदते थे ना, जिसका गोल्ड का बाली, गोल्ड का सब, वो सब, तो वो सब आपको नहीं खरीदना पड़ रहा है। आप सिर्फ एक आप एक सर्टिफिकेट खरीद रहे हो, है ना, और उस सर्टिफिकेट के आधार पर अल्टीमेटली आपको पैसे, जब उस सर्टिफिकेट को बेच दोगे ना आप, तो देखो जैसे अभी गोल्ड का रेट कितना है, मान लो 45,000 है गोल्ड का रेट, मान लो, है ना। अब आप सोचो 5 साल बाद इस बॉन्ड को आप बेच दोगे, और तब अगर गोल्ड का रेट 60,000 हुआ ना पर तो उस समय आपको जो रुपए मिलेंगे आपको 60,000 मिल जाएंगे ना। ये फायदेमंद है सौदा, बताओ क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पहले आप गोल्ड का ज्वेलरी खरीदते थे। अगर आप गोल्ड का ज्वेलरी सोचो फॉर एग्जांपल 38,000 का खरीद रहे हो, तो प्लस 7,000 आपका मेकिंग चार्ज हो जाता था। मतलब टेक्निकली आप 38,000 का खरीद रहे हो, बट आपको पैसे देने पड़ रहे 45,000 का, है ना। ये घाटा का ही नुकसान हुआ। लेकिन फिर आप अगर उसको बेचने जाओगे, है ना, तब सोचो गोल्ड का रेट हुआ 50,000, तो भी आपको पता है कितना मिलेगा? थोड़ा पैसा वो लोग काट के अल्टीमेटली आपको कितना देंगे, अराउंड 44,000। मतलब ये तो नुकसान ना हो गया, 45 साल बाद बेचे उल्टा 1,000 रुपया कम ही मिल रहा है। तो ये नुकसान का सौदा हुआ क्या? नहीं, है ना। तो यही चीज बोला जा रहा है दैट अगर हम
ये फिजिकल गोल्ड को ना खरीद के अगर हम गोल्ड बॉन्ड खरीदे तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि उसमें ये नुकसान जो हमें फिजिकल गोल्ड खरीद के सहना पड़ रहा है वो नुकसान हम नहीं सहेंगे। एक बात हुआ है ना। दूसरा चीज जो हुआ वो ये समझिए दैट क्या होता है ना, जब हम गोल्ड खरीदते हैं ना, हम तो एसेट के लिए गोल्ड खरीदते हैं, बट क्या होता है दैट फॉर एग्जांपल आपने अगर जैसे गोल्ड खरीद के रख लिया और आप उसको 50 साल बाद बेच रहे हो, तो वो एसेट जो वैल्यू है ना वो आपके अलमीरा के भीतर पड़ा हुआ है ना। क्या हो रहा है ना दैट यूजुअली जो पैसे हमारे पास होते हैं वो अगर इकोनॉमी में सर्कुलेट करे ना तो देश का उन्नति होता है, बट वो अगर पैसे इकोनॉमी में सर्कुलेट करना बंद कर दे तो देश का उन्नति प्रॉपरली नहीं होता है ना। तो हम लोग गोल्ड खरीद के क्या कर रहे हैं, उस देश का उन्नति को रोक रहे हैं काइंड ऑफ, ठीक है, फिजिकल गोल्ड खरीद के। बट वहीं पर अगर सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड खरीदे तो क्या हो रहा है दैट ये पैसा सरकार के पास जा रहा है, सरकार कुछ काम कर रही है और बाद में भी आपको गोल्ड का जितना रेट है उतना रेट में तो बिल्कुल आपको मिलेगा ही पैसा, है ना। तो ये फायदे का ही सौदा हुआ, ठीक है। तो यही चीज बोला जा रहा है इस सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में, दैट ये स्कीम जो लॉन्च किया गया था 2015 को, जिसका मेन एम था दैट कैसे हम फिजिकल गोल्ड के डिमांड को रिड्यूस कर सके और डोमेस्टिक सेविंग को भी शिफ्ट कर सके, हमारा जो कि अभी करते थे हम लोग उसको शिफ्ट कर सके। गोल्ड बॉन्ड इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 2006। मिनिमम परमिशेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 ग्राम है, दैट इज 1 ग्राम से कम का गोल्ड आप खरीद नहीं सकते। और मैक्सिमम भी है, जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम लिमिट भी फिक्स किया गया है। इंडिविजुअल है अगर तो 4 kg से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर है तो वो 4 kg से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। और ऐसे ही जो सिमिलर ट्रस्ट या फिर ऐसे ट्रस्ट के जैसे एंटिटीज़ है वो 20 किलो से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। तो सवाल होता है एलिजिबिलिटी कौन कौन है, कौन कौन खरीद सकता है। क्लियरली हम लोगों ने यहीं से देख लिया, एक तो रेसिडेंट इंडिविजुअल खरीद ही सकता है, बट साथ ही साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लोग भी खरीद सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी या फिर ट्रस्ट भी अगर चाहे तो खरीद सकता है गोल्ड अंडर दिस, राइट। अब ऐसा नहीं दैट कल को कोई ऑस्ट्रेलिया से आदमी आया वो गोल्ड बॉन्ड खरीदे, ना वैसा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया थाईलैंड रिलेशन के बारे में। इसलिए न्यूज़ था ना क्योंकि रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है 9th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन की मीटिंग को संबोधित किया था उन्होंने, तो इसीलिए बेसिकली यह न्यूज़ है। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस, इस टॉपिक से आप इसको डायरेक्टली रिलेट भी कर सकते हैं। इंडिया थाईलैंड के बारे में अगर बात करें तो इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशंस है थाईलैंड के साथ, ये हिस्ट्री, एज ओल्ड सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन है। ये नया नहीं है, बहुत पुराना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट था बिटवीन इंडिया एंड द पीपल ऑफ थाईलैंड। इनफैक्ट अगर आप देख लीजिएगा ना, संस्कृत ले लीजिए, पाली टेक्स्ट ऑफ इंडिया, जी हाँ, उसमें भी वर्णन कुछ कुछ नाम किया गया है, जैसे सुवर्ण भूमि, लैंड ऑफ गॉड, सुवर्ण द्वीपा, गोल्डन आइलैंड। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? इनफैक्ट अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब आप थाईलैंड के जब एयरपोर्ट में भी उतरिएगा तो उसका भी नाम शायद सुवर्ण भूमि या फिर सुवर्ण द्वीप, ऐसा कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आई एम नॉट रिमेंबरिंग एग्जैक्टली, बट हाँ, ऐसे बहुत सारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है जो क्या इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में पास्ट में भी हुआ था। जैसे एक फ्रेंच स्कॉलर थे, पता है, इनका नाम था जॉर्ज कोएडिस। इन्होंने एक टर्म को कॉइन किया था, फार्दर इंडिया। और उन्होंने फार्दर इंडिया पता है किस ज्योग्राफिकल रीजन को बोला था? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और मलाया स्टेट। क्यों? क्योंकि ये रीजन और इंडिया में एक चीज तो कॉमन है, यह है सिविलाइजिंग एक्टिविटी, है ना। हम लोग मतलब सिविल लोग हैं ना, तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करना वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, घुल मिल कर रहना, है ना। बट वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सिविलाइजेशन कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो वो जो चीज हमारे पास है वही चीज इन वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब रीजन्स में भी हमें देखने को मिलता था, ठीक है। इनफैक्ट इन पास्ट 2 decades अगर देख लीजिएगा, विद रेगुलर पॉलिटिकल एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया थाईलैंड के बीच में, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो टाइज ओवरऑल जो थाईलैंड के साथ है वो धीरे धीरे हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की तरफ कहीं ना कहीं मेंडअप हो रहा है। इनफैक्ट आपको तो पता ही है इंडिया का एम क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। वैसे ही थाईलैंड का भी एक है एम, दैट इज एक्ट वेस्ट पॉलिसी। अब देखो दोनों का पॉलिसी कन्वर्ज कर रहा है क्या नहीं आपस में? बिल्कुल। इनफैक्ट अगर रिलीजियस लिंक देखे हमारा और थाईलैंड के बीच में, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया अगर देख लीजिएगा ऑन साउथ ईस्ट एशिया, वो था ऑन द फील्ड ऑफ रिलीजन
और कैसे सैविज्म, वैष्णविज्म, थेरावादा बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म और डिफरेंट अदर सिन्हालीज बुद्धिज्म भी जो है इस रीजन में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ के कुछ कुछ किंग हैं, मतलब बेसिकली धारावती और खाइमर के जो किंग है ना, मून किंग्स है ना, उन्होंने भी पैट्रोनाइज किया था बुद्धिज्म। इनफैक्ट उन्होंने कुछ कुछ ब्राह्मणिकल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस भी प्रैक्टिस किए थे। Although there is no archaeological evidences that राम जी का कोई कनेक्शन है थाईलैंड के साथ, बट सेंट्रल थाईलैंड में एक रीजन है अयुत्या, ध्यान देना अयुत्या, हम लोग का यहाँ पे है ना अयोध्या, है ना, तो ऐसा माना जाता है दैट अयुत्या का जो है लिंक ये कहीं ना कहीं अयोध्या से रिलेटेड है, एंड दैट इज अगेन द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा। समझ रहे हो बात, दैट कितना ज़्यादा कल्चरल लिंक है हमारे थाईलैंड के साथ। इनफैक्ट अगर डायस्पोरा का भी देख लीजिएगा, अराउंड 250,000 पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन वहाँ पे रहते हैं, जो कि सदियों से वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये लोग दे हैव बिकम मोर ऑफ दैट कंट्री देन इंडिया। इनफैक्ट डिफेंस कॉर्पोरेशन के सेक्टर में अगर देख लीजिएगा तो 2015 से इंडिया एक्स कोबरा गोल्ड नाम के एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि लार्जेस्ट एशिया पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और यहाँ पे एज अ ऑब्जर्वर प्लस कैटेगरी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बायलैटरल एक्सरसाइज एनुअली होता है बिटवीन द आर्म फोर्सेस ऑफ बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड थाईलैंड। जैसे कुछ है, आर्मी के बीच में एक्सरसाइज मैत्री कंडक्ट किया जाता है, एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज सियाम भारत को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ हैं जो क्या हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अगर द हिंदू का आज पढ़े होंगे तो आप द हिंदू के पेज में ये वाला दिखा था मुझे, तो आई थॉट ऑफ मेंशनिंग इट। मैनुअल स्कैवेंजिंग को रिलेटेड है, एक्चुअली सीवर के रिलेटेड डेथ्स कितने ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं यूपी में सबसे ज़्यादा होता है 51 डेथ, दैट इज़ फॉलोड बाय तमिलनाडु 48 डेथ्स। आप समझ पा रहे हो, ध्यान से पैटर्न देखने की कोशिश करना, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है यही देखना, यूपी तमिलनाडु, जिसमें यूपी में सबसे ज़्यादा रहता है। नाउ अगर कितने लोग इंक्लूडेड है इस सीवर के रिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ, तो यूपी में ही ज़्यादा लोग भी इंक्लूडेड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है अराउंड 32,473 लोग इसमें काम करते हैं। ठीक है, कास्ट वाइज अगर स्प्लिट देख लीजिएगा वर्कर्स, दैट किस कास्ट के लोग इस टाइप के एक्टिविटीज से ज़्यादा इंक्लूडेड है मैनुअल स्कैवेंजिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से, तो आपको दिखेगा शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा इंक्लूडेड है ना। उसके बाद आते हैं ओबीसी, उसके बाद आता है एसटी और डिफरेंट अदर कैटेगरीज के लोग भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न था जो क्या मुझे दिखाना था, और भी इससे एक पैटर्न आप समझ सकते हो। जब मैं बोल रहा हूँ दैट यूपी में 51 रिलेटेड इसके डेथ हुए हैं और तमिलनाडु में 48, नंबर्स का डिफरेंस कितना है, मात्र 3 है ना। बट वहीं पर यूपी में कितने लेबरर्स है, 32,000 से ज़्यादा। तमिलनाडु में कितने लेबरर्स है, बहुत कम, अराउंड 1,000 के आसपास होगा कुछ, है ना। तो देख रहे हो द रिस्पेक्टिवली अगर देखोगे तो तमिलनाडु में ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है ना, जितने लोग काम करते हैं उसके बेसिस पे, समझ रहे हो बात। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो कि एनालाइज कर सकते हो आप। बट एनीवेज देखो, ये डेटा इसलिए बताया गया ना दैट बहुत समय मैनुअल स्कैवेंजिंग रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो आपके मेंस पेपर्स में आते हैं, है ना। अब देखिए, आप अगर मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के रिलेटेड सरकार क्या क्या एक्टिविटी कर रही है, वो सब इज समथिंग दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट याद तो रहेगा ना वो सब, समझ रहे हो बात। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, आज का यहाँ पे खत्म होता है, चलो ठीक है। अब एमसीक्यूज में दोस्तों देख लेते हैं। एमसीक्यूज में अगर देख लीजिएगा तो सैटरडे के एमसीक्यूज में हम लोगों ने कुछ चीजें पूछी गई थी। जैसे पहला था विथ रेफरेंस टू वेब 3.0, कुछ स्टेटमेंट, आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, है ना। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा, बिल्कुल सही है। वेब 3.0 देयर इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, बिल्कुल सही। वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन कॉर्पोरेशन, तो ये भी बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। इज द डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के रिलेटेड, 2 ऑप्शन दिए हुए थे, ऑफकोर्स ए वॉज द करेक्ट आंसर। दूसरा बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं था। नेक्स्ट इज विनबैक्स के रिलेटेड, ऑफकोर्स सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा तो यहाँ पे डी, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो देख लीजिएगा जरूर। आज का क्वेश्चन यहाँ पे कुछ पूछ लेता हूँ पहले, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया थाईलैंड रिलेशंस। 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला,
ओल्ड थाईलैंड किंग पैट्रोनाइज्ड ओनली बुद्धिज्म रिलीजन इन इंडिया। दूसरा, बोथ कंट्रीज परफॉर्म एक्सरसाइज सियाम भारत टू इंक्रीज द इंटरऑपरेबिलिटी। आपको बताना करेक्ट सीक्वेंस कौन है, स्टेटमेंट कौन है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is or are the purpose or purposes of government sovereign gold bond scheme and gold monetization scheme? To bring the idle gold lying with Indian household into economy, to promote FDI in gold and jewelry sector, to reduce India's dependence on gold imports। आपको बताना है correct answer using the code given below, 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3, है ना। आपको बताना है that what is the correct answer, ठीक है। Anyways guys, this was all about the discussion for today's class. We will be meeting in next session. Till then, bye bye, take care and thank you guys, thank you for listening to the whole video, thank you very much।